हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एजुको। मैं राहुल कछावा लेके आ गया हूं आज आपके पास फिर से डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट का हमारा लास्ट लेक्चर होगा, जो कि होगा कॉमन एग्जाम क्वेश्चन पे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि हमारा अगला लेक्चर किस पे होगा, कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस। तो वेलकम टू आवर एजुको क्लासेस। और आज हम डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट का आखिरी चैप्टर और आखिरी टॉपिक, जो कि है कॉमन एग्जाम क्वेश्चन, जो कि बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन से वो मैं लेके आ गया हूं। ठीक है बच्चों, तो हमारी मास्टर क्लास का ये डी और एफ ब्लॉक आज यही खत्म होगा। तो आइए अब हम इन कॉमन क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है 5 क्वेश्चन। इसके बाद मैं और आगे आपको क्वेश्चन बताऊंगा, तो वन बाय वन हम यहां पर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आइए। चलो, तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके पास यहां पर ये है कि डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट एंड व्हाई जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसका जवाब बहुत ही बेहतरीन ये हो सकता है कि देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट हम किसे कहते हैं? वो डी ब्लॉक के एलिमेंट जिनके अंदर डी सबशेल या डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है इन देयर एनी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, हम यहां पर बात किसकी करते हैं? डी ब्लॉक की। ठीक है ना, तो डी ब्लॉक के अंदर वो सारे एलिमेंट जिसके अंदर हम किसकी बात करते हैं, जो डी ऑर्बिटल है, वो कैसा होगा? इनकम्प्लीट होगा या पार्शियली फिल्ड होगा। जैसे हम जानते हैं कि जो डी होता है, डी ऑर्बिटल 1 से 10 तक होता है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अप टू 9 होने चाहिए, क्योंकि अप टू अगर 9 भी हुए, अप टू 9 भी होते हैं अगर, तो क्या हो सकता है? इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो मिनिमम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन जब हम जिंक, कैडमियम और मरकरी की बात करते हैं, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह कंसीडर हम नहीं करते हैं। व्हाई वी आर नॉट कंसीडरिंग जिंक, कैडमियम, मरकरी एज ट्रांजिशन एलिमेंट? क्योंकि इनके अंदर जो इनका डी सबशेल है वो फुल्ली फिल्ड होता है, D10। ठीक है ना, तो डी के अंदर कितने 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। दैट्स व्हाई इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। तो फिर से आ जाइए, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन? वो डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट जिनके अंदर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है ना, और किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हो सकता है, ये चीज का भी जरूर ध्यान रखना। और जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसीडर क्यों नहीं करते? क्योंकि इसके अंदर डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड नहीं है, दैट इज कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है बच्चों, ये हो चुका है हमारा पहला क्वेश्चन। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स शो कैटालिटिक एक्टिविटी। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि कैटालिटिक एक्टिविटी क्या होती है। कैटालिटिक एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कैटलिस्ट से होता है, जो भी कैटलिस्ट अपना वर्क करेगा उसे ही हम क्या कहेंगे? उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी कहेंगे। ठीक है ना, तो बच्चों यहां पर हम कैटालिटिक एक्टिविटी, अब कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो स्पीशी होती है किसी भी रिएक्शन के अंदर जो खुद पहले रिएक्टेंट के साथ जुड़ती है, फिर उसे रिएक्शन कराती है, और रिएक्शन कराने के बाद उसके प्रोडक्ट से हट जाएगी। जैसे आपको अपने घर से स्कूल जाना है, ठीक है ना, आप बस में बैठे, बस ने आपको स्कूल छोड़ा, आप बस से उतरे, आप पहुंच गए, आपकी रिएक्शन क्या होगी? फास्ट हो गई। अदरवाइज आप पैदल पैदल चलते तो आप बहुत स्लो पहुंचते, टाइम लगता है आपको स्कूल पहुंचने में। लेकिन आप किसके अंदर बैठ के गए हो? बस में। तो बस एक्ट एज ए कैटलिस्ट। क्या वो बस के साथ आप वहां एग्जाम दोगे? क्या बस को क्लास में लेके जाओगे? नहीं, आपको उतरना ही पड़ेगा। तो यह कैटलिस्ट अलग होता है। कैटलिस्ट आया, वो आकर के रिएक्टेंट के किसी भी मॉलिक्यूल के साथ जुड़ गया, ठीक है, उससे उसने रिएक्शन कराई। हम कह सकते हैं कि उस रिएक्टेंट की मोबिलिटी को इंक्रीज करा। जनरली क्या होता है, मैं कह देता हूं कि ए और बी है, ये ए ने बी के साथ रिएक्शन करा। अब ए भैया भी आलसी है, बी भैया भी आलसी है, ठीक है ना, तो हमने रिएक्शन में क्या डाला? सी डाल दिया, और बनने वाली स्पीशीज क्या थी? ए बी कॉम्प्लेक्स बना। तो इसके अंदर क्या मतलब, क्या हुआ? सी को डाल देगा कि सर सी तो बना ही नहीं कुछ। सी का रोल ये है कि दोनों आलसी हैं, तो ये क्या करेगा? सी आएगा ए के पास, एसी कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर ये बना करके इसको पकड़ करके बी के पास लेके जाएगा, सी अलग हो गया और ए भी बन गया, ये भी मिल गया हमको। यही क्या होता है कैटालिस्ट का, कि किसी भी कैटालिस्ट का काम होता है, और इसी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? कैटालिटिक एक्टिविटी कहते हैं। तो सर ये डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, यही क्यों शो करते हैं? डी ब्लॉक भी नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट। बताता हूं डी ब्लॉक क्यों नहीं। ठीक है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट वो इसलिए शो करते हैं क्योंकि उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत हैं। हमने बताया ना आपको कि वो D1 से लेकर के 10 तक एग्जिस्ट कर सकते हैं। D1, D2, D3। D1 हो गया तो उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आने वाली स्पीशीज एक कोई भी आके जुड़ सकती है उसके साथ। D2 है तो 2 जुड़ जाएगी, D3 है तो 3 जुड़ेगी, 4 है तो 4, 5 है तो 5 स्पीशीज उसके साथ जुड़ सकती है। ठीक है ना, तो ये कंपाउंड क्या होता है? साइज में भी इनका थोड़ा स्मॉल साइज है, तो ये क्या होते हैं कि किसी भी रिएक्टेंट के किसी मॉलिक्यूल के साथ बहुत इजीली जुड़ जाते हैं।
क्योंकि इनके पास बहुत जगह है, बहुत इलेक्ट्रॉन फ्री है इनके पास, अनपेड इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है, ठीक है ना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए इनके साथ जुड़ जाते हैं और जुड़ करके क्या होते हैं, एज ए कैटलिस्ट का काम करते हैं और रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं और किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। दैट्स व्हाई हम क्या कह सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड शो कैटालिटिक एक्टिविटी। बट अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं, नहीं, सारे डी ब्लॉक नहीं शो। जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, कौन नहीं है, जिंक कैडमियम मरकरी। आप देख सकते हो जिंक कैडमियम मरकरी सबके अंदर डी ब्लॉक कंप्लीटली फिल्ड होता है, सबके अंदर जो डी ऑर्बिटल वो D10 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 है, तो आने वाला कहां जाएगा, सारी जगह तो फिल हो चुकी है, तो वो कहीं नहीं जा पाता है, तो वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा तो कैसे रिएक्शन को प्रोसीड कराएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये लोग नहीं शो करते, कौन, जिंक कैडमियम और मरकरी। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर हो चुकी है आपको कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड शो कैटालिटिक एक्टिविटी। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, वाई आर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर वेरी हाई। इसका भी रीजन बच्चों वही है कि सर वही क्या, तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको बात करी थी कि ये क्या होते हैं, जैसे कि मैं कह देता हूं जितनी ज्यादा पैकिंग होगी, ठीक है ना, मैं कह देता हूं आप एक अकेले दोस्त हो, तो क्या अकेले दोस्त आप खुश हो सकता हो नहीं, दो जने मिक्स हो गए, अब आपकी दोस्तियों को तोड़ सकता है, अब आपको कोई डिप्रेस नहीं कर सकता, आपको डिप्रेस करा तो आपके दूसरे वाले हेल्प फ्रेंड ने आपकी हेल्प की, ठीक। अब 3 जने हो गए, 3 जने के अंदर और अच्छी बॉन्डिंग हुई, 4 है 4 में और अच्छी बॉन्डिंग हुई, 5 है तो 5 में और अच्छी बॉन्डिंग हुई। जितना आपका नंबर बढ़ता जाएगा फ्रेंडशिप सर्कल का उतनी अच्छी बॉन्डिंग, ठीक है ना। लड़ लो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर लड़ाई की बात नहीं, यहाँ सिर्फ बॉन्डिंग की बात हो रही है। जितनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है ना, उतना ज्यादा उन्हें तोड़ना, उनकी फ्रेंडशिप को तोड़ना मुश्किल है। आ जाइए हम यहाँ बात करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट है, सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का मतलब सर, इसका मतलब है कि उनके अंदर डी ब्लॉक इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है तो इसके अंदर क्या और कोई इलेक्ट्रॉन आकर के अपनी जगह बना सकता है, कि हाँ सर बिल्कुल बना सकता है। क्या और कोई कंपाउंड आकर के इसके साथ जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़ सकता है। जैसे कि मैं बात कर रहा था कॉपर है, ठीक है ना, हम कॉपर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कोई भी 2 जने आकर के आपस जुड़ सकते हैं ना वहां पे। मैग्नीज +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट को कैरी करता है, मतलब आप देख रहे हो कितने ज्यादा उसके पास आने वाले बैठे हैं, कि कितने ज्यादा लोग उसके पास आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उसके साथ पैकिंग होगी, और जितनी ज्यादा पैकिंग होगी, ठीक है ना, मैं कह देता हूं कि मैं बात करता हूं जैसे कि स्कैंडियम है, ठीक है ना, स्कैंडियम का 21 होता है, तो ये 4s2 3d1 होता है, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ सेकंड आइटम वेनेडियम की बात करते हैं, ये 23 पे आ गया, तो 4s2 3d3 होता है। यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना, एक, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, ठीक है ना। हम लास्ट में बताऊंगा इन पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट, ठीक है ना। मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है, तो एक जना आकर के इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ। यहाँ 3 जने आकर के इसके साथ बॉन्ड बना सकते हैं, तो देख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, हाई तो उसका भी लेकिन इसका और ज्यादा हाई है। तो क्यों हो गया, क्योंकि जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट उतनी ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी, जितनी ज्यादा पैकिंग होगी उतना ज्यादा तोड़ना आसान होगा, मेल्ट करना उसको जितनी ज्यादा पैकिंग होगी उतना ज्यादा तोड़ना मुश्किल होगा, आसान नहीं, ठीक है ना, उतना ही ज्यादा उसको मेल्ट करना भी मुश्किल होगा। दैट्स व्हाई जितनी ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन उतने लोग ज्यादा पेयर बनाएंगे, जितने ज्यादा पेयर बनाएंगे मींस जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। बात करते हैं अब इन्हीं तीनों के बारे में, इनका ही पूछ लिया था कि जिंक कैडमियम मरकरी जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, आने वाली स्पीशीज को जुड़ना चाहिए, अकेला बंदा क्या होगा, कभी भी टूट सकता है, ठीक है ना। तो ये अकेले वाले लोग जिंक कैडमियम मरकरी, क्यों अकेले, क्योंकि फुल्ली फिल्ड है, इनके पास जगह ही नहीं है कि किसी और के साथ रिएक्शन कर सके, ठीक है। इनके साथ D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, D10 है कंप्लीटली फिल्ड होता है, डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड अगर है तो क्या कोई नया आएगा, अगर नहीं आएगा तो बॉन्डिंग होगी नहीं, बॉन्डिंग होगी नहीं तो इन्हें यूं चुटकियों के अंदर आप मेल्ट कर सकते हो। इसलिए इन तीनों को हम कंसिडर नहीं करते हाई मेल्टिंग पॉइंट के अंदर। एक मैग्नीज और आता है, ठीक है ना, तो मैग्नीज का आपको कभी कोई पूछ लेता है कि मैग्नीज का भी मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है, तो मैग्नीज का अगर मेल्टिंग पॉइंट लो होने का कोई रीजन पूछता है तो उसका रीजन ये होगा कि इसका जो शेप है ना वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना, मतलब आर्बिट्री शेप हम कह सकते हैं, मतलब अलग शेप है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करता है, ठीक है ना। इसी वजह से ये क्या होता है, इसका शेप अगर डिफाइंड नहीं है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है एज कंपेयर टू अदर वंस, ठीक है ना। तो ये रीजन किसका था कि व्हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर वेरी हाई। यहां तक बच्चों बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, कि सर ये कलर्ड कंपाउंड क्यों बना रहे,
तो पहले आपको जानना होगा कि कलर कंपाउंड बना, कलर देता कौन है, बनता कैसे है, और क्या वो जो प्रॉपर्टी है जिससे कलर बन रहा है क्या वो इनके पास है। अगर इनके पास है तो कलर बनेगा। तो कुल मिलाकर के अल्टीमेटली आपको बताना है, यहाँ आपको बता रहा है कि वो कलर कंपाउंड बना रहे हैं, इसका मतलब कि वो प्रॉपर्टी होगी। वो प्रॉपर्टी होगी तो प्रॉपर्टी कौन सी है वही हमको बतानी है। चलिए ठीक है, चलिए आ जाइए। जैसे कि डी ब्लॉक है, हमें पता है कि डी ब्लॉक के अंदर इस थोड़ी स्प्लिटिंग चलती है। मान लो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ठीक है बच्चों। मैं क्या कह देता हूं, मैं जैसा लिखा रहा हूं ना अभी वो समझ लीजिएगा। ठीक है, इन 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस कुछ सपोज करो इस तरीके से, ठीक है। मैं कह देता हूं अब एक 5वां इलेक्ट्रॉन आता है, ये 5वां नहीं आकर के ऐसा समझिए कि कभी मैंने क्या करा, कुछ एक्साइटेशन करा। ये सर एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है? एक्साइटेशन का मतलब होता है कि एक शेल से निकल करके दूसरे शेल में जाना, या सेम विद इन सब सेम सब शेल के अंदर, विद इन सेम सब शेल के अंदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना। मैं कहता हूं कि हमारे घर के अंदर हमारे रूम फिक्स कि ये जो ग्राउंड फ्लोर है ये हमारे पापा मम्मी का है, इससे ऊपर भैया भाभी है, उससे ऊपर हम लोग, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। तो यहां से जब नीचे के लेवल से आप ऊपर जाओगे तो आपको एनर्जी चाहिए, यहां से आप यहां जाओगे आपको एनर्जी चाहिए। जो ऊपर का इलेक्ट्रॉन जहां वो बैठा है वो कंप्लीटली स्टेबल है, वो वहां स्टेबल है, ठीक है ना। उससे नीचे आओगे तो वो कंप्लीटली स्टेबल है, वो अपनी जगह स्टेबल है, और जो लास्ट वाले हैं वो अपनी जगह कंप्लीटली स्टेबल है। तो अब क्या होता है कि इन लोगों को अपनी स्टेबिलिटी के लिए, जैसे जो लास्ट वाला है वो कंप्लीटली स्टेबल है, उसको वही है, अगर हम उसे बीच में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, कितने दिन रुकेगा, 1 दिन 2 दिन, कभी ना कभी तो वो ग्राउंड लेवल पे आएगा वापस से, ठीक है ना। तो वो जो ग्राउंड लेवल पे आता है ठीक है ना, जैसे मैं कहता हूँ ये इलेक्ट्रॉन में कह देता हूं कि यहां जा रहा है, तो उसने कुछ एनर्जी ली और वो यहां पर शिफ्ट हो गया, यहां पर शिफ्ट हो गया। अब यहां पर शिफ्ट होने के बाद क्या वो परमानेंटली यहां रहेगा? क्या इलेक्ट्रॉन के पास इतनी पावर नहीं है, इनके पास जितनी एनर्जी थी उतनी एनर्जी के साथ यहाँ थे। अब इन्होंने एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी ली है, लेकिन वो धीरे धीरे वो एनर्जी वापस लूज होती जाती है, लूज होकर के ये वापस से अपने लेवल पे आ जाता है, वापस से वो एनर्जी रिलीज कर देता है। वो जो एनर्जी होती है उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो वेवलेंथ होगी, और यही वेवलेंथ क्या शो करती है, कलर शो करेगी, ठीक है ना। ये डी ब्लॉक था और ये भी दोनों डी ब्लॉक के ही है, कुछ लोअर लेवल है कुछ अपर लेवल है डी ब्लॉक का, ठीक है ना। तो इन डी और डी के बीच में क्या हो रहा है, एक ट्रांजिशन हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, किसका ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। तो यही इलेक्ट्रॉनों के ट्रांजिशन इन बिटवीन डी ऑर्बिटल्स को क्या हम क्या कहते हैं, डी डी ट्रांजिशन कहते हैं। तो ये जो डी डी ट्रांजिशन हुआ है जिससे एक एनर्जी निकली, इस एनर्जी की कोई ना कोई वेवलेंथ थी, इसी वेवलेंथ से क्या शो हुआ है, कलर शो हुआ है, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कलर कंपाउंड शो करते हैं, इन्हीं की वजह से। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया क्यों है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया क्यों है, उसका रीजन ये है कि यहां से है क्योंकि वो अकेला है। अकेला क्यों है बताओ, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तभी तो वो यहां से यहां जाएगा। क्या अगर पेयर होगा तो जाएगा क्या, वो पेयर होगा तो नहीं जाएगा। यही रीजन होता है कि यहां से यहां इलेक्ट्रॉनों के बीच में ट्रांजिशन क्यों हो रहा है। तो प्रॉपर्टी क्या हुई कि वो कैसा होना चाहिए, अनपेड रहना चाहिए इलेक्ट्रॉन। अगर वो अनपेड है तो वो यहां से यहां मूव करेगा, पेड है तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। यहां तक बात क्लियर हो गई है। चलो, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, जो कि क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेशन किसकी होनी चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन की होनी चाहिए। कैसे करोगे, मैं कह देता हूं टाइटेनियम है, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉन 23 पे आता है, सॉरी 22 आता है। क्या होता है, 4s2 3d2, ये इसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 4s2 का बनाओगे तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बन गए। डी को बनाओ, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, फिल कर दिए। देखो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पे, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अनपेड है तो इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। पेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई बच्चों। यही चीज थी कि हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की। आपको अगर मैं आयंस में बोल देता हूं, जैसे Cr2+ आ गया, सीआर का हम सीआर का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो नॉर्मली सीआर का इलेक्ट्रॉनिक, और सीआर कौन से नंबर पे आता है, 24th नंबर पे। एक्सेप्शनल केस होता है 4s1 3d5, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा 4s से निकलेगा,
मैं 4s से एक इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल देता हूं, निकल गया। किस तरह भी एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा, एक और निकाल दो, यहां से निकलने के बाद ये 3d4 हो गया ना। तो यही किसका इलेक्ट्रॉनिक होना, Cr2+ का क्या हो जाएगा, ओनली 3d4। बनाओ 3d4 की स्ट्रक्चर, ठीक है। एक दो तीन चार, कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप यहां पर क्या कर सकते हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन को काउंट कर सकते हो। यहां तक कोई डाउट हुआ बच्चों? तो ये थे हमारे 5 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से होंगे। तो बच्चों अब ये है हमारे पास आखिरी के 4 क्वेश्चन, और जो कि बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है और कई बार इनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आता है वही कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के पीछे क्या रीजन है, तो आ जाइए जानते हैं। यहां बात करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, D1 से लेकर के D10 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इनका, अभी बताया ही था मैंने आपको। तो कोई अगर देखो D1 के अंदर आप बात करोगे, ठीक है ना, D1 के अंदर बात करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या करा, फिल कर दिया। तो देख सकते हो ना आप यहाँ पर एक जना आएगा, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूंगा। अच्छा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जनरली देखोगे तो 4s 1 से 2, 3d 1 से 10 होता है। 4s ऑलमोस्ट 2 ही होता है, सिर्फ क्रोमियम और कॉपर के केस में 1 हो जाता है, अदरवाइज 2 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहां से निकाल देते हैं, ठीक है। और बाकी के बच्चे इलेक्ट्रॉनों को अगर हमें बैलेंस करना है, जैसे कि मैं बात करता हूं कि स्कैंडियम की बात कर लेते हैं, 4s2 3d1 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दोगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। एक और निकाल दो तो +3 हो जाएगी, ठीक है ना। दोनों ही केस में क्या है, ये स्टेबल है इसलिए वेरिएबल है, ठीक है ना, इसलिए ये क्या है, वेरिएबल है। समझ में आया क्यों, पहले 2 से निकाला तो 3d के अंदर ही रहेगा, ठीक है ना। ये ब्लॉक कंप्लीटली खाली हो चुका है। इससे भी निकाल दोगे इलेक्ट्रॉन तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। सेम अगले वाले के साथ होगा, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। तो यहां पर एक को निकालो, D2 के अंदर ये देखो इन 2 को निकाल दो तो भी हो गया वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब और कितने को ला सकते हो, 2 को ला सकते हो, 3 के अंदर 3 को और ला सकते हो, 4 की बात करो तो ये 4, तो 4 जने आके बॉन्डिंग बना सकते हैं, तो 4+4 भी हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। 5 तो ये 5, ठीक है ना। अब 6 पे आ जाओगे तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो अब आएंगे 4 पे। तो मैक्सिमम यहां पर हम 5 इलेक्ट्रॉन को इस डी सबशेल के अंदर ला सकते हैं। तो ये इसका क्या रीजन हो जाता है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो इनकी इसके बाद इसकी स्टेबिलिटी भी हम देख सकते हैं। सबसे बेस्ट स्टेबल कब होगा, जब इनके सारी एस और डी सबके इलेक्ट्रॉनों को आप निकाल दो, नोबल गैस आ जाएगा। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते ही सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल ये कंपाउंड हो जाएंगे। सेकंड जो इसके अंदर 7th नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म अलॉयज। तो सबसे पहली बात होनी चाहिए कि हाँ अलॉय तो हम बनाते हैं, अलॉय तो ये बनाते हैं। अलॉय क्या होते हैं, अलॉय क्या होते हैं कि हम किसी भी 2 बड़े बड़े कंपाउंड्स को, या बड़े बड़े मींस कि लार्ज अमाउंट के अंदर, कोई होंगे तो सब छोटे छोटे को मिक्स करके अगर हम कुछ बढ़िया कंपाउंड बनाते हैं। मैंने एक आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि जैसे हम कहते थे कि स्टील है, तो स्टील कैसे बनता है, कि हमने 2 डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड को मिला। आयरन है, हमें पता है कि आयरन तो क्या होता था, जंग खा जाता है, रस्टिंग हो जाती है उसकी, ठीक है ना। उसका क्या हो रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है। तो उसे उस रस्ट से बचाने के लिए, उस जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसका स्टील बनाते हैं। उसके अंदर आयरन की मात्रा कम करके हम किसी और कंपाउंड को या किसी और एलिमेंट को उसके अंदर मिक्स कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, स्टील बन जाता है। स्टील अलग होता है और स्टेनलेस स्टील अलग होता है, ठीक है ना। तो जितना कम, अब वो कहते हैं ना कि स्टील में भी अलग अलग क्वालिटी होती है, कि अगर एक सस्ता स्टील है तो उसमें आयरन बहुत ज्यादा अमाउंट में, महंगा स्टील है तो उसमें आयरन बहुत ही कम अमाउंट में। तो ज्यादा अगर अमाउंट में आयरन है तो कहीं ना कहीं आने वाले देर सवेर कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर वो जंग खा सकता है। जिसमें बहुत कम है तो उसके अंदर नेग्लिजिबल चांस रहते हैं कि वो रस्टिंग उसकी होगी, तो वही क्या हो जाता है, अलॉयज हो जाते हैं। तो यही लोग क्यों बनाते हैं, वही चीज कि 2 आपस में मिक्स कब हो रहे हैं, कब वो दोनों आपस में मिक्स कर सकते हो, जब उसके पास बहुत सारे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, या वेकेंट डी ऑर्बिटल हो, या इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हो, सारी एक ही बात। वो होंगे तभी तो आकर के बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे तभी तो वो नया कंपाउंड, नया मॉलिक्यूल बनाते हैं। दैट्स व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म अलॉयज, ये इसका रीजन हो गया। आ जाओ अगला,
व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड्स में होता है, ऐसे ही एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, ठीक है ना। यहीं पे ऐड भी कर लीजिए, एक्टिनोइड कभी कभी पूछ लेता है। एफ ब्लॉक के अंदर जनरली आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कॉमन +3 होती है, और हम कह सकते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा था, जो कि आपको रिमेंबर करना है, ठीक है ना। अदरवाइज उसके अंदर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, आप जनरली आप कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट याद कर लीजिए और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। मैंने यहाँ ऐड नहीं करा है, लेकिन आप उसे जरूर देखिएगा, ठीक है। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं कि जैसे अब इसके क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे सुनना। मैं कह देता हूं कि जैसे ये क्या है, डी ब्लॉक है, ये 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। यहां से मैं कह देता हूं लेंथेनाइट सीरीज अलग हो रही है, यहां से एक्टिनोइड सीरीज अलग हो रही है ना बच्चों। तो यहाँ वाला जो एलिमेंट था और यहाँ वाला एलिमेंट था, देखा जाए तो गैप एक ही का है, इसके जस्ट अगला नंबर इसी का ही है, लेकिन इन दोनों के बीच में 14 एलिमेंट आ रहे हैं, लेंथेनोइड आ रहे हैं, और यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में 14 एलिमेंट आ रहे हैं, यहाँ अलग 14। तो उन्हें हम किस में डाल देते हैं? एफ ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं, तो एकदम से साइज में चेंज आएगा, ठीक है ना। यहाँ के बाद क्या जाता है, जैसे आगे जाता है, ठीक है ना, तो 14 इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं ये क्या जाते हैं? इनर शेल के अंदर जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ये आउटर मोस्ट शेल है, तो अगली जो शेल आएगी ना वो इनकी 4s की होगी, तो वो 4s अंदर की तरफ, 4f वो अंदर की तरफ बन रही है, और पता चला कि 5s तो बाहर है, 5s 5d बाहर है, लेकिन 4f अंदर है, आने वाले इलेक्ट्रॉन इनमें आएंगे। तो ये न्यूक्लियस के ज्यादा क्लियर, ज्यादा करीब हो जाएंगे, ज्यादा करीब होंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इनका साइज क्या होगा? छोटा होगा, नहीं होगा? साइज अगर छोटा होगा तो क्या होगा? इसका रीजन क्या हो जाएगा कि इनका साइज क्या हो रहा है? ग्रेजुअली डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है ना। मैं नहीं कहता हूं कि सबका ही होगा, तो साइज में थोड़ा चेंज आने लगेगा। तो पहला साइज इसका इतना था, अगले वाले का इतना होना चाहिए था, लेकिन छोटे होते होते लगभग लगभग इनके बराबर ही आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि 4D सीरीज और 5D सीरीज इन दोनों के अंदर बात करोगे तो इनका साइज लगभग लगभग बराबर होता है। सेम चीज 5D के अंदर भी होगी, ठीक है ना। 5D और नीचे जब 6D सीरीज में जाओगे तो इनका साइज भी लगभग लगभग बराबर ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि जितना उसको बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ करके वो 4D के बराबर के आ चुका ऑलमोस्ट। क्यों? बिकॉज यहाँ पर लेंथेनॉइड्स आ रहे हैं, तो इनका क्या हो रहा है कि जेफ बढ़ रहा है। जेफ क्या होता है? नेट अट्रैक्शन फोर्स, है ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, तो नेट अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है? करीब आ रहे हैं। तो ये चीज समझ में आ गई बच्चों मेरी बात कि क्या होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। हाँ सर, तो अब ये लास्ट वाला बता दीजिए, हम कई बार इन्हीं में ही कंफ्यूज होते हैं, लास्ट वाला तो हमें आता ही नहीं है। तो लास्ट वाला तो बहुत ही आसान है, रिएक्शंस होगी KMnO4 की। पता है कि KMnO4 या तो आपको इस तरीके से लिखा हुआ आएगा KMnO4, और या ये कई बार MnO4 माइनस भी आ सकता है, क्योंकि K प्लस अलग हो चुका है। K2Cr2O7 की बात करो, ये क्या देगा? Cr2O7 2 माइनस दे देगा, और प्लस 2K प्लस दे देगा, तो ये चीज अलग है, ठीक है ना। तो रिएक्शन या तो इन फॉर्म में पूछी जाएगी या आपको इस आयनिक फॉर्म में पूछी जाएगी। अगर इस मॉलिक्यूलर फॉर्म में पूछी जाएगी तो पहले आयनिक फॉर्म में इक्वेशन को लिखना, इसमें कन्वर्ट करना। यहां कन्वर्ट हो गई। अब हमें पता है कि MnO4 माइनस, ठीक है ना, MnO4 माइनस एक एसिडिक मीडियम होगा और एक बेसिक मीडियम होगा। या तो बेसिक, बेसिक भी नहीं कहूंगा मैं, न्यूट्रल कहूंगा और स्लाइटली बेसिक। न्यूट्रल कह दो या स्लाइटली बेसिक कह दो। इनके अंदर MnO4 माइनस किस में चेंज होता है? तो यहां पर तो हमें पता है कि Mn2 प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ MnO2 के अंदर चेंज हो जाएगा। यही वजह आपको ध्यान रखनी है कि MnO माइनस किस में चेंज हो रहा है? Mn2 प्लस में। अगर आप उसे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराते हो और वो न्यूट्रल स्लाइटली बेसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराते हो तो MnO2 के अंदर चेंज हो जाएगा। तो यही क्या हो जाता है? इनका चेंज कहलाता है, ठीक है ना। और हमने आपको एक लिस्ट भी बताई थी मैंने कि जिसमें NO2 माइनस NO3 NO2 माइनस NO3 माइनस में चेंज हो रहा है, SO2 माइनस SO3 माइनस SO3 2 माइनस SO4 2 माइनस में चेंज हो रहा है, I माइनस I2 के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है, एसिडिक में। और उसे बेसिक में डाल दोगे तो I माइनस IO3 माइनस में चेंज हो जाता है, तो वो लगा लीजिएगा, रिएक्शन हो जाएगी। जैसे मैं कह देता हूं कि I माइनस एसिडिक मीडियम में I2 के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है ना, MnO4 माइनस के लिए। तो रिएक्शन कैसे लिखनी है? MnO4 माइनस प्लस I माइनस, वो यही कर रहा है ना रिएक्शन, आपको ये दे देगा। तो आपको कैसे करना है? देखो, पता है कि एसिडिक मीडियम के लिए क्या क्या पहचान होगी? या तो डायरेक्ट लिख के देगा एसिडिक मीडियम, या H प्लस लगा के देगा, और या फिर वो pH दे देगा <7 दे देगा। कुछ भी चीज हो सकती है, आपको पहचानना है, ठीक है। तो MnO4 माइनस किस में चेंज होता है? Mn2 प्लस में। तो यहां लीजिए Mn2 प्लस
प्लस एसिडिक मीडियम में I माइनस किसके अंदर चेंज होता है, हमें पता है I2 के अंदर चेंज होता है, तो I2 लिख लीजिए। उसके बाद आपको रिएक्शन आपको आयनिक बैलेंस करनी है, पता है ना आयनिक बैलेंस, पहले ऑक्सीडेशन को अलग, रिडक्शन को अलग, ठीक है। और भी शॉर्ट मेथड होते हैं पर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर MnO4 माइनस से Mn2 प्लस, ठीक है। तो पहले ऑक्सीडेशन अलग, रिडक्शन अलग, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट है एटम है उन्हें बैलेंस कर लो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो बाय एडिंग वाटर, ठीक है। 4 ऑक्सीजन है इस साइड में तो 4 वाटर इधर ऐड कर लो, फिर हाइड्रोजन का अमाउंट चेक कर लो, कितने हाइड्रोजन है उतना हाइड्रोजन उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर लो, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो, फिर चार्ज को बैलेंस कर लो, ये हो गया बैलेंस। फिर दोनों के ऑक्सीडेशन का हो गया, रिडक्शन का हो गया, दोनों के चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई चार्ज हो गए हैं तो क्या हो जाएगा उससे, मतलब ये इधर चार्ज जो आ रहा है 5 और इधर आ रहा है 3, तो इस रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करना, उधर वाली को 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और उन्हें एक साथ लिख लो, जो चीजें कट रही है उन्हें काट दो, चार्ज हमेशा परमानेंट कैंसिल होगा, इधर भी जितना होगा उधर उतना ही होगा हर सिचुएशन के अंदर, तभी तो चार्ज बैलेंस कर रहे हैं हम, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा है हमने, ठीक है। यहां तक बात समझ में। लेकिन अगर बेसिक मीडियम हो गया तो यही सब करना है, लास्ट में क्या करना है, जहां H प्लस आएगा, जैसे मैं कहता हूं 8 H प्लस आए तो उस 8 H प्लस की जगह 8 OH माइनस इस साइड में और 8 OH माइनस इस साइड, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की साइड में 8 H प्लस ऐड कर दो, तो इधर 8 H प्लस और 8 OH माइनस मिलकर के 8 वाटर बना ले, ठीक है ना। और इधर भी कोई ना कोई वाटर तो होगा, तो उस वाटर से ही वाटर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर पूरा नहीं होगा, उधर 10 है इधर 8 है तो इधर 2 रह गए, तो वो सिचुएशन होगी, और इधर OH माइनस आयन ऐड हो गया, ठीक है। अगर ये रिएक्शन में बेसिक मीडियम में कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, MnO4 माइनस प्लस I माइनस, ठीक है ना। अगर ये मैं कह देता हूँ pH इज ग्रेटर देन 7, ठीक है ना, या न्यूट्रल में भी करा सकता है, न्यूट्रल के लिए आपको वाटर लिख देगा, ये वाटर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अच्छा MnO2 बन जाएगा प्लस IO3 माइनस, ठीक है ना। देख रहे हो, सिर्फ एक मीडियम चेंज होने से पूरी रिएक्शन चेंज हो रही है, तो इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि यहां पर क्या चीजों में चेंज हो रहा है। MnO4 माइनस I माइनस से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, Mn2 प्लस और I2 बना रहा है, और MnO4 I माइनस के मिलकर के बेसिक मीडियम या वाटर मीडियम के अंदर मिलकर के MnO2 प्लस IO3 माइनस बना रहा है। ये तो थी किसकी, के MnO4 वाली रिएक्शन, ठीक है। आ जाओ दूसरे के ऊपर। हमने जब K2Cr2O7 की जब रिएक्शन देखी थी, ठीक है बच्चों, K2Cr2O7 जो था, K2Cr2O7 की जो रिएक्शंस थी उसके अंदर हमने देखा था कि हमने एसिडिक मीडियम में ही वो रिएक्शन देखी थी, हमने बेसिक मीडियम के अंदर वो रिएक्शन को नहीं देखा था। मैं कह देता हूं Cr2O7 2 माइनस है प्लस H प्लस, मतलब उसने आपको एसिडिक मीडियम दे दिया है, ठीक है ना। तो किसमें चेंज हो जाएगा, Cr3 प्लस में, आंख बंद करके Cr3 प्लस लगा लो, कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। बैलेंसिंग आपको आती है, कैसे करनी है, I माइनस यहाँ पे I2 के अंदर है, ठीक है ना, SN2 प्लस SN4 प्लस में चेंज हो जाता है, S2 माइनस S में चेंज हो जाता है, तो 3 ही आते हैं इसके जनरल क्वेश्चन, ठीक है ना। कई बार आपको OH माइनस डायरेक्ट दे देगा, Cr2O7 2 माइनस प्लस H, बताओ क्या बनेगा, तो डायरेक्ट ये लिख लो, कई बार आपको आयनिक बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको कोई और स्पीशीज देगा ही नहीं, ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारे बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। हमने मेल्टिंग पॉइंट देख लिया, उसकी प्रॉपर्टी कैटालिटिक प्रॉपर्टी देख ली, ठीक है ना, हमने अलॉयस क्यों बनाते हैं वो देख लिया, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस भी देख लिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिंक कैडमियम मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट काउंट क्यों नहीं करते हैं। तो जनरली आप देखोगे तो हमारे पास सारे केसेस हो चुके हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन, मतलब अगर मैं कह दूं 10 नंबर का क्वेश्चन आते हैं तो 7 से 8, एक एग्जाम्पल बताओ, जैसे मान लो 8 मार्क्स का ये चैप्टर है, तो 8 मार्क्स में से अराउंड आपको 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन इन पे बेस्ड मिल जाएंगे, 2 मार्क्स कभी या 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो वेरिएबल होते हैं, जैसे उसमें भी एक तो फिक्स है कि F ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंफर्म है, ठीक है ना, वो हो गया। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन होंगे वो वेरिएबल चलते रहते हैं, जैसे कि कई बार वो पूछ लेता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर पूछ लेता है, ठीक है ना, Cu2 प्लस और वो बैलेंसिंग का होता है, D3 D4 के अंदर पूछ लेता है, तो वो चीजें वेरिएबल चलती है, वो मोस्ट कॉमन में नहीं जाता है, ठीक है बच्चों। तो आज हमारा चैप्टर ये डी और एफ ब्लॉक का आखिरी लेक्चर यही खत्म होता है। अब हम अगले लेक्चर के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेके आएंगे, ठीक है बच्चों। तो उसके साथ हमारे साथ जुड़ी रहेगा, हमारी मास्टर क्लास की जो सीरीज चल रही है इसके साथ जुड़े रहेगा, और हमारे चैनल एजुको को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।